नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश, देशभक्ति, लोकतंत्र, संविधान, देश की गरिमा, मान सम्मान, देशद्रोह, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दिनों हिंदुस्तान की फिजा में गूंज रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर हर चौक चौराहों तक इनकी चर्चा आपको जहां तहां सुनाई दे जाएगी, क्योंकि इन दिनों देश का माहौल कुछ इस तरह का ही है। इससे इतर चर्चा के लिए विषय ही नहीं रह गए हैं। आज जनता मांगे जवाब में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की या उस संबोधन की जो उन्होंने लंदन दौरे के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में दिया था। अब राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर देश पे बवाल मचा हुआ है। राहुल के बयान पर देश में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। साथ ही संसद के दोनों सदनों में भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी लंदन दौरे पे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं, वहां विपक्ष का दमन हो रहा है। जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने यहाँ चीन की भी तारीफ की, कहा कि चीन को शांति पसंद है, तो राहुल के निशाने पर आरएसएस भी रहा। उन्होंने कहा कि मैं यह देखकर बहुत हैरान हूं कि आरएसएस ने कैसे इतने संस्थानों पर कब्जा किया है। प्रेस, जुडिशरी, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सभी इंस्टीट्यूशंस उसके दबाव और डर में हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से राज्यों की शक्तियों को कम करने का आरोप भी लगाया। उधर राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया। कर्नाटक में एक सभा के दौरान मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारतीय लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने राहुल के बयान को विदेश में भारत के लोकतंत्र की परंपराओं और देश के नागरिकों का अपमान बताया। इस मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे कैम्ब्रिज में कोहराम पर। तो अब राहुल गांधी के लंदन में दिए गए संबोधन पर भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग की गई है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों को निंदा करनी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल ने देश की गरिमा को गिराया है, वह सदन में आकर माफी मांगे। सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाया जाए। इधर सत्ता पक्ष के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया और कहा कि भाजपा के नेता खुद लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, हर एजेंसी का गलत उपयोग हो रहा है। मोदी देश को यह तानाशाह की तरह चला रहे हैं। खड़गे ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी के बयान को सत्ता पक्ष के लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अब ये तो हुई आरोप प्रत्यारोप की बात। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि बजट सत्र का यह दूसरा चरण 6 अप्रैल तक चलेगा और कुल 17 बैठकें होंगी। सरकार का वित्त विधेयक सहित लंबित विधेयकों को पारित करने की तैयारी है। दूसरे चरण के लिए संसद में कुल 35 बिल पेंडिंग है। इनमें लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 बिल पेश होने हैं। अब संसद के हंगामे को देखते हुए कह पाना मुश्किल है कि इन विधेयकों पर चर्चा हो पाएगी या नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है? क्या देश के बाहर दिया गया राहुल गांधी का वक्तव्य देश का अपमान है, देशद्रोह है? क्या राहुल के बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है भाजपा? और राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो कितना सही है? चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कि इस मुद्दे पर राजनेताओं के क्या बयान हैं। Can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea
of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता गुलेश शेख जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, पूर्व विधायक राजस्थान से। आम आदमी के पार्टी प्रवक्ता हैं सैयद मोहम्मद तकी जी लखनऊ से। टीएमसी नेता कलकत्ता से संजय सरकार जी हैं। सपा नेता शशांक यादव जी हैं लखनऊ से और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तकी साहब, मेरी आवाज आ रही? मीणा जी, मेरी आवाज आ रही? मीणा जी, आपसे ही सवाल है। मीणा जी, हाँ बोलिए सर। आपसे ही सवाल है कि राहुल जी ने कैम्ब्रिज में जो कुछ भी कहा, क्या उनको कहना चाहिए? देश के बारे में अंदर की बात वहां जाकर के कहने की क्या जरूरत थी? देश में क्या हो रहा है ये पूरा विश्व जानता है त्रिपाठी जी। जी। और ये बात आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही है कि चीन की सीमा की सामरिक टेकड़ियों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। जी। क्या ये गलत है? जी। क्या मोदी जी ने अपने मित्र की बात का खंडन किया? जी। और ये सही है। अभी रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था, उसके पहले ईडी के छापे डाले गए, टेरराइज किया गया और अधिवेशन नहीं हो। ये जो एक तंत्र वाली बात चल रही है वो सबसे बड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कि मशीनरीज को जिस तरह से राहुल जी गलत नहीं कर रहे हैं। राहुल जी की जगह मैं होता तो और ज्यादा शब्दों में, कड़े शब्दों में कहता, क्योंकि प्रजातंत्र है। जी। आप देखिए इन नेताओं की, यहाँ तक कि पार्लियामेंट चलाने वालों के बच्चे बच्ची बिना परीक्षा के ज्वाइंट सेक्रेटरीज बन रहे हैं। आपने, हमने देश को देखा है, आपने, हमने यूनियन पब्लिक सर्विस को देखा है, आपने, हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है, हाई कोर्ट को देखा, कोई भी कोर्ट एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। हमारा देश का दुर्भाग्य है। हम केवल पाकिस्तान में गालियां निकाल के चले। आप देखिए मोदी जी राज में आए हैं गौ माता कहते हुए, गौ माता के हत्यारों को फांसी देंगे, फिर गौ मांस का भक्षण करने वाले मंत्रिमंडल में किसे शामिल कर रखे? आप देखिए, ये हिंदुत्व है? ये देश को चलाने का तरीका है? आज जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को, कभी आपने सोचा था कि भारतीय स्टेट बैंक भी किसी सेठ के शेयर्स परचेज करेगा? 28% जीएसटी लगेगी।
तो ये बात जो राहुल जी ने कही है बिल्कुल 100% सही कही है कि एक तंत्र है। मीणा हमारा साहब ये सारी मुद्दे ठीक है, अपनी जगह है, आपने बहुत अच्छे, विपक्ष में तो आरोप लगेंगे ही, सत्ता पक्ष उसका उत्तर देगा ही, लेकिन बाहर जाके लंदन में जाके ये कहना कितना उचित है भाई? भारत देश में कहते हैं ना, कई बार कह चुके हैं, इस पे बहस ही नहीं हुई है, लेकिन कैम्ब्रिज में जाकर के कहना ये बहुत गलत आपको नहीं लगता है? पाटिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बन चुके थे जी, इनके विदेश के भाषण को आप सरसी निगाह से सुन लीजिएगा जी, आपको नतीजा मिल जाएगा। जिस प्रकार से देश के बारे में जी, इन्होंने जिस प्रकार से अपशब्द कहे गए नेताओं के बारे में, जी, जिससे अनर्गल बातें कही गई है, वो बात उतनी अनर्गल राहुल जी ने नहीं की। राहुल जी ने वही कहा है जो पार्लियामेंट में हो रहा है, और ये हमारा अधिकार है जी। अब देश को बेचने वाले को, रेल की पटरियां बेचने वाले को, गरीबों की नौकरियां बंद करने वाले को, अपने मित्रों को सीधा आईएएस बनाने वालों को, यदि कोई नेता है उसके बारे में विश्व में हम कहीं भी जाएंगे हम कहेंगे प्रजातंत्र है हमारा मुंह बंद नहीं किया जा सकता। और ये किसी भी किताब में कानून की में नहीं है कि हमारा बोलता हमारे मुंह पे टेप लगा सके कोई। फिर भी ये जिस तरह से ईडी छापा डाल रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तार कर, आपने कभी सुना था क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को इस तरह से जलील किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, केसेस डाले जाएंगे, ईडी के नाम से टेरराइज किया जाएगा? इसलिए राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है, खड़े के सामने बिल्कुल सही कहा है। ये संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और जिस प्रकार से संसद का दुरुपयोग हो रहा है, मैं भी सांसद रहा हूं, आज भी मैं विधायक हूं, मैंने 1 दर्जन चुनाव लड़े सांसद के और विधायक के। हमने कभी नहीं सोचा था, अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने देश को जलील नहीं किया, देश को बेचा नहीं, मित्रों को कभी भी उन्होंने इस तरह की तरजीह नहीं दी जैसा आज हो रहा है। इसलिए कृपा करके और मोदी जी को और उनकी टीम को ये सोचना चाहिए, और देशभक्ति की बात करने वालों को देश के हित की बात सोचना चाहिए। बहुमत के नाम पे विपक्ष को कमजोर करके, उसको जलील करके, मीडिया के नाम पे, इनसे ये तो बताया कि मीडिया का कितना खर्चा कर रही है। जी जी, मीणा साहब बिल्कुल सही बात आपकी आ गई, सारी बातें आ गई। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जी भी हैं और पूर्व एमएलसी भी हैं, शशांक यादव जी। शशांक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। राहुल जी का जो बयान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में दिया गया, जो उन्होंने कहा, इस पे सपा का क्या सोचना है? क्या देश के बाहर, आप देश के अंदर की बात देश में करिए, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जितने श्रोतागण थे या जो लोग भी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, वो भला इस मुद्दे पे क्या कहेंगे, क्या करेंगे? देश के आंतरिक मामला है। मेरी काउंटर करने की आदत नहीं है सवाल की, लेकिन एक आपका सवाल ही ऐसा है कि मुझे पूछना पड़ रहा है कि अगर ये बात देश में कही होती तो क्या अलग होती जी, तब उतना क्रिटिसिज्म नहीं होता, और देश के बाहर कही है तो वो बदल जाएगी। देश सच रहता है, डेमोक्रेसी ताकत होती है सच्चाई की कि आदमी अगर कोई बात कुछ कह रहा है तो आप उसका तर्क से जवाब दीजिए। और जो अभी मीणा साहब कह रहे थे, मैं वो जगह बता दे रहा हूँ, सियोल में और कराची और जो है शंघाई में मोदी साहब ने कहा था कि आज से पहले, हमारी सरकार आने से पहले, देश के जो हिंदुस्तानी थे वो शर्म महसूस करते थे कि मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ। इस बयान पे कभी माफी मांगी उन्होंने, पूरे देश को उन्होंने बदनाम किया। क्या आपको याद है, प्रमोद महाजन साहब हुआ करते थे, स्वर्गीय है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जापान की संसदीय दल के सामने और पत्रकारों के सामने कहा था, जिस समय यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी और बीजेपी अपोजिशन में थी, कि साहब हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ऐसी है कि जो सबसे बड़ा दल है वो बाहर है जी, जो उसके बाद दूसरे नंबर का दल है कांग्रेस, वो समर्थन दे रहा है, और जो सबसे कम नंबरों का जो दल है उसका व्यक्ति प्रधानमंत्री है। एच.डी. देवगौड़ा साहब की गवर्नमेंट के समय में ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। जी जी, एक प्रधानमंत्री जी ने उसी बयान में सियोल में, शंघाई में ये कहा था कि लोग देश छोड़ के चले जाते थे उस समय,
ये रिकॉर्डेड है जी। आप कहे तो मैं नहीं मुझे मालूम दे है, दूंगा आपको। मुझे मालूम है। प्रमोद महाजन जी ने इस बात को संसद में भी कहा कि मैं विदेश में जब मैं था तो वहां के प्रतिनिधियों ने पूछा तो मैंने बात कही है। प्रमोद महाजन ने संसद के अंदर भी इस बात को कहा था। ये आपके डेमोक्रेटिक सेटअप का खुला तमाशा नहीं आपके ऊपर जी। उस वक्त जो है क्या, और मोदी साहब ने जो कहा क्या वो पूरे देश का जो है अपमान नहीं था कि हिंदुस्तानी पैदा होने में शर्म महसूस करते थे? क्या ये बदनामी नहीं थी देश की जिस समय इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी बाहर छोड़ रहे हैं? और जब से मोदी साहब आए हैं तब से 8 लाख लोग हाई नेटवर्थ के, 2 लाख लोग केवल इसलिए, और हाई नेटवर्थ वो होता है जिनकी हैसियत 8 करोड़ रुपए से ऊपर की होती है, 1 मिलियन से ऊपर के जो लोग हैसियत है वो देश छोड़ के जा चुके हैं। और जब उनसे सर्वे हुआ, तमाम रिपोर्ट हिंदू में भी है, आपने भी किया और लोगों ने भी किया, उन्होंने कहा कि देश में अब माहौल व्यापार का नहीं रहा है, देश में स्वास्थ्य और एजुकेशन नहीं है। जो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, करोड़पति अरबपति लोग, ये देश का अपमान नहीं है जी। आज कारण क्या था? बड़ा साधारण सी है। साधारण सी बात यह है कि जीडीपी 4.2% रह गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डाउन हो रहा है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है। ये सारे मुद्दे उठने थे पार्लियामेंट के अंदर। उन पार्लियामेंट पे एक नया नैरेटिव, क्योंकि 17 करोड़ के करीब व्हाट्सएप अकाउंट बना रखे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश में, उनको भरोसा है कि हम जो नैरेटिव क्रिएट करेंगे वो नैरेटिव जनता के बीच तक हो सकेगा, और काफी हद तक वो कामयाब भी है जी। 14-15 साल का लड़का जिसने गांधी और नेहरू की कभी नाम भी नहीं पढ़ा होगा, वो कमेंट कर रहा है कि जिसने गांधी को अभी देखा नहीं, नेहरू को कभी पढ़ा नहीं कि क्या वो लोग थे, उन पर वो कमेंट कर रहा है। और आखिरी बात एक और कह दूं आपको कि मैं जब एमएलसी था 17 से 22 वाला जो पीरियड था हमारे, मैं विधान परिषद में था और नेता प्रतिपक्ष हमारे राम गोविंद चौधरी जी थे, उनका माइक बंद किया गया था यूपी विधानसभा में। तो ये चीजें जो हैं कैसे भुलाई जा सकती है? सच बदल नहीं सकता, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, और डेमोक्रेसी खुलेपन की मांग करती है। आप अपनी आलोचना को सहने की क्षमता रखिए और जॉर्ज वाशिंगटन के उस बयान को याद रखिए कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, और विपक्ष की गाली देने के अधिकार को सुरक्षित करना पड़ता है, तब डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। बिल्कुल, मुझे ये कहना। चलिए संजय सरकार जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, नमस्कार। आपसे अनुरोध है, आंकड़े आपके पास अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 बातों पे आपसे सवाल करना रहे हैं कि राहुल जी ने जो वो बयान दिया वो कितना उचित था। ठीक है, हमारे यादव साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मोदी जी ने भी कहा दिया, प्रमोद महाजन की आज से 10-15 साल पहले की बात कही। मुझे भी याद है जब संसद में प्रमोद महाजन ने खुद इस बात को कबूल किया था कि मैं जब फॉरेन ट्रिप पे था तो मुझसे वहाँ के प्रतिनिधियों ने पूछा तो मैंने ये बात कही कि सबसे बड़ा दल बाहर है, जो सबसे दल छोटा है वो उसका प्रधानमंत्री है। आपको क्या, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो, देश के बाहर क्या इस तरह के अपने अंदर की बात बाहर खोलना चाहिए? सरकार साहब, मैं एक कविता के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको इजाजत हो तो। जी। देश को लूट के अमीर बना है, अदानी बाबा का नाम है, अदानी बाबा का नाम है। बैंक लूट के भागा मैहुल नीरव, सोते चौकीदार है, सोते चौकीदार है। चौकीदार को जो भी पूछो एक ही उत्तर, विपक्ष भ्रष्टाचार है, विपक्ष भ्रष्टाचार है। हिंदुस्तान में ईडी सीबीआई है, अदानी को कोई पूछे, कोई माइकल लाल है, कोई माइकल लाल है, सोते चौकीदार है, सोते चौकीदार है। अच्छा, आप बोल रहे हिंदुस्तान को जो बारे में आज आप बताए जा रहे हैं, आप बताइए तो हंगर में 107 नंबर में है, भ्रष्टाचार में 85 में है, और वर्ल्ड में 14 भ्रष्टाचार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं नहीं बोल रहा, CNN हाउस बोल रहा है। प्रमोद महाजन के बात अभी भाई साहब ने बताया है। तो जब वो बाहर में गए थे तब बोल रहे थे, तो बोल रहे वी आर द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस इज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तब रमाकांत खलाप जी एक मंत्री थे महाराष्ट्र गोमांतर पार्टी से, बोल रहे ही इज द गवर्नमेंट, ही इज द ओनली 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन? रमाकांत खलाप जी थे उस समय, देवगौड़ा जी के समय में आपको कानून मंत्री जी। तो ये सब बदनाम नहीं है हिंदुस्तान के लिए, ये सब हिंदुस्तान के लिए बदनाम नहीं है। जो भ्रष्टाचार के मामले में आज के तारीख में हिंदुस्तान में जो स्थिति हुआ है आज,
जहां पर आज पूरा हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से लेके जी। आप बताइए तो हिंदुस्तान को, जनता को कितना नौकरी आज की तारीख में मिला है? ये मुद्दा अलग है। मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मैंने कि क्या उचित है भारत में, चाहे मोदी जी हो चाहे खलप जी की बात प्रमोद महाजन ने कही हो, ये बातें अलग है, क्या बाहर होनी चाहिए? नहीं, लोकतंत्र के जब आप जब आवाज जब रोकेंगे, लोकतंत्र के जब हत्या करने की कोशिश करेंगे, तो जर्मन में जाके अगर आजादी, सिंगापुर में जाकर आजादी के बाद अगर सुभाष चंद्र बोस ने कहा है तो उसको लोकतंत्र का आवाज रुके जा रहे थे। इसके लिए तो, इसी के लिए वो जाके बोले हैं। अगर राहुल जी अगर वहां पर जाके बोले हैं, कोई गलत नहीं है। लोकतंत्र के दबाव जा रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर रेप करके जा रहे हैं, लोकतंत्र का हत्याई हो गया है। लोकतंत्र बोल के हिंदुस्तान में कोई चीज है नहीं है। जहां भी बोलिए वहां विपक्ष के ऊपर में ईडी सीबीआई है। कहे आप क्यों अदानी को पूछताछ नहीं कर पाते हैं? अदानी के बारे में अगर हम आपको पास रिपोर्ट देंगे ना, अगर 10 रिपोर्ट हम आपको सामने खोल के बता देंगे, वो सही बात है। अगर हम इसमें वक्त नहीं है, अगर जवाब देने सवाल का जवाब गुलरेज जी भी दे नहीं पाएंगे ना। चलिए, गुलरेज से हम पूछ लेंगे, लेकिन आपका कहना है कि राहुल जी ने सही कहा, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बातें कही कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, भारत देश का संविधान बिगाड़ा जा रहा है, मैंने सही कही वहां? बिल्कुल सही कहे हैं जी। कोई गलत नहीं कि अगर हिंदुस्तान में अगर आवाज उठाने नहीं देंगे, अगर मीडिया बिक जाएंगे तो कैसे किया जाएगा? पहले जो जमाना था, जमाना में मीडिया पे क्यों, मीडिया गरीब की गाय मीडिया ही है, उस पर हर कोई आरोप लगा लेता है। मेरे बात सुनिए, मेरे बात सिपाही 10 सेकंड में खत्म करते हैं। पहले एक जमाना था, इंसान झूठ बोलते थे, मीडिया सच निकालने के लिए कोशिश करते थे। आज मीडिया झूठ बोलते हैं, इंसान सच निकालने के लिए निकाल पड़े हैं। जी, रास्ता तो यहीं पर आके आज अटक गया ना बात। तो आज कहां पर लोकतंत्र है? आप मोदी जी को कोसिए, मीडिया को क्यों कोस रहे भाई? मोदी जी को कोसिए सरकार साहब, मीडिया को क्यों कोस रहे? नहीं, मैं बोल रहा मीडिया तो आज बिकाऊ हुआ है। हर जगह में आरएसएस के आदमी को बैठा दिया गया है। तो आरएसएस को बिकाऊ कहिए, मीडिया को क्यों कह रहे हैं? नहीं, मीडिया को हम इस कारण में बोल रहे हैं, सच्चाई दिखाने जिसके यह है जिसको मतलब अंधे को अगर संजय ने रास्ता दिखाएंगे धृतराष्ट्र को, वो काम तो मीडिया दिखाते थे, चौथा स्तंभ। अरे हम तो दिखा रहे हैं ना आपको, आप अपनी बातें रख रहे हैं, मोदी जी को कोस रहे हैं, सारी बातें कह रहे हैं, हम तो रख रहे हैं, तो फिर मीडिया को क्यों कोस रहे हैं? हम आपको दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? नहीं, आप दिखा रहे हैं, 2-4 गुने चुने कुछ न्यूज दिखा रहे हैं, बाद बाकी जितना है सुबह से लेकर मोदी दर्शन और मोदी वंदना हो रहा है यहाँ पर। ये तो राजीव दर्शन शुरुआत हुआ था। राजीव जी के समय दूरदर्शन को राजीव दर्शन कहा जाता था। नहीं, अभी मोदी दर्शन हो रहा है कि नहीं? हर चैनल में, हर चैनल में हो रहा है कि नहीं? आप बताइए। तो रास्ता तो राजीव जी ने दिखा दिया था। नहीं, मोदी दर्शन हो रहा है कि नहीं? अब ये हम नहीं कहेंगे, ये गुलरेज जी उत्तर में ज्यादा चल रहे हैं। चलिए, तकी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। चलिए, आपके लिए तो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आप बीजेपी को भी कोसेंगे और कांग्रेस को भी कोसेंगे। अब आप बता दीजिए भाई, आपके केजरीवाल जी तो बाहर जाके कोई बयान दिया नहीं है, इसलिए आप अपने आप में सेफ हैं। अब राहुल जी ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह की बातें कही हैं, जो संबोधन दिया है, और भारत देश में क्या हो रहा है, वो सारी बुराइयां उन्होंने की हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जी, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया उसके ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लोग बयान देंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस के लोग स्टोन एज में रह रहे हैं क्या? आप अगर देश में कुछ करेंगे तो आपकी खबर बाहर नहीं जाएगी क्या? जी, आज की डेट में इंटेलिजेंस इतनी शार्प हो गई है, बाहर डीसी को एक ही इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। और आप खुद जाके जब IMF पे लोन मांगते हैं तो उसकी खबर लोगों को नहीं मिलती क्या? तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं देश के अंदर, वो सब बाहर के लोग देख रहे हैं, तो समझ रहे हैं। जब कोविड के दौरान यहाँ जलती हुई चिताओं की लाश की फोटो छप गई पेपरों के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर, और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्कूलों की फोटो छपी हुई, लोगों ने वहां पे देखा, तो आज की डेट में कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती। अंदर क्या है, बाहर अंदर क्या है, छुपाई नहीं जा सकती, बात अलग है। तो क्या जाके बता दो कि अंदर ये हो रहा है? देखिए, अंदर क्या है, बाहर क्या है, तेरे घर में क्या होता है, सबको पता है, सबको खबर है जी। और अगर आपको इतनी अगर छवि की चिंता है तो आप उस छवि को सही करने की कोशिश करिए।
असल में भारतीय जनता पार्टी ये जो स्वांग रच रही है ताकि उससे सवाल ना पूछे जा सके। 10 साल मोदी जी को हो रहे हैं सेंटर में, 10 साल से वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं जी। और आप तो बहुत पुराने प्रवक्ता, हमारे साथी बहुत पुराने हैं। मैंने जब से होश संभाला है 1992 में मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया, मुझे आज भी याद है जब बाबरी मस्जिद का मामला था। 1992 से अभी तक मैंने पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 तक नहीं देखी थी जी। 2014 से अभी तक पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। 303 MP हैं, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है और कोई कंपेरिजन नहीं है पहले पुरानी सरकारों से। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? 2 मिनट दे दी मुझे जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार कैसे चलाई, मनमोहन सिंह जी ने कैसे सरकार चलाई, कोई कंपेरिजन नहीं है। तो अब सरकार जो पूर्ण बहुमत की बिना किसी इंटरप्शन किसी परेशानी के 10 साल पूरे कर रही है, तो अब हॉट सीट पे नरेंद्र मोदी जी को बैठना है और उनको सवालों के जवाब देने हैं कि जो आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, वो 2 करोड़ रोजगार हर साल 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? जो आपने महंगाई, हम इस पे महंगाई रोजगार पे तो आज चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि राहुल जी ने जो बाहर संबोधन दिया है वो उचित है कि नहीं है। ठीक है, राहुल कैम्ब्रिज गांधी यूनिवर्सिटी जी में जो बात कही है वो जो यहाँ हो रहा है वही तो बात कही है, कोई गलत बात तो कही नहीं है। चलिए और आज राहुल गांधी बात ये कहें या ना कहें जी, लेकिन दुनिया में को पता चल जाता है आपके देश के अंदर क्या हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना कोई स्टोन एज नहीं है जी कि कहाँ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में नंबर 1, वो सारी सूचनाएं अपने पास रखती हैं जी। इंटेलिजेंस तो बहुत पहले 50-60 साल पहले बहुत तेज थी। उसके एग्जाम्पल मैं क्या दूं आपको, तो आज क्या हाल होगा? तो कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो जो कर रहा है बाहर नहीं जा रहा है, वो अपने आप को धोखे में रखे या समाज को धोखे में रखे हुए। चलिए ये बहुत अच्छी बात कही। भारत की इमेज के लिए आप संवेदनशील है तो भारत में ऐसे काम करिए, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। क्या भारत BBC ने मोदी जी की तारीफ भी करी थी जी? तारीफ WHO ने कहा था कि यूपी में काम अच्छा किया है, तो लोगों ने तारीफ करी नहीं करी? चलिए जब आप अच्छे काम करेंगे लोग तारीफ भी करेंगे, जब खराब काम करेंगे लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। चलिए तगी लेकिन साहब आपने एक बात आज कहा कि राहुल जी ने ठीक किया। माने ये आप थोड़ा सा आप सिद्ध कर रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये अच्छी बात कह रहे हैं आप। कांग्रेस की भी टीम भी नहीं है जी, हम स्वतंत्र होकर अपना राय दे रहे हैं जी। और जो सही बात है उसके साथ हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सच के साथ आने में कतराएं और बीजेपी से लड़ें। हम दोनों तरफ से बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं और जो सही बात है उसको बात कह रहे हैं। चलिए गुलरेज जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। गुलरेज साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। निश्चित तौर पे जो हमारे प्रवक्ता चाहे सपा के हों, चाहे आपके हों, कांग्रेस के हों, टीएमसी के हों, इनने जो भी कहा है आप उसका उत्तर तो देंगे ही। लेकिन पहले हमारा एक सवाल है कि देखिए आप लोग खुद कहते हैं कि विपक्ष हंगामा करता है, सदन नहीं चलने देता। आपके 9 विधेयक लोकसभा में पेंडिंग है, 26 विधेयक राज्यसभा में पेंडिंग है, जिसमें वित्त विधेयक जैसी भी बात है। हालांकि सब पास हो जाएंगे, बहुमत में है, हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इन विधेयकों पे चर्चा होती है तो बहुत सारी चीजें आती है, अलग अलग संसद, अलग अलग सदस्य उस पर चर्चा करते हैं, संशोधन होता है और उसके बाद एक कहना चाहिए कि कोहिनूर यानी जो विधेयक बनता है वो निकल करके सामने आता है। आप खुद हंगामा कर रहे हैं कि माफी मांगो, सदन नहीं, स्थगित हो गई सदन दोपहर तक के लिए। बिल्कुल हम हंगामा कर रहे हैं और हम माफी मांगने के लिए इनसे अपील भी कर रहे हैं और इनको फोर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि जब देश की बात होती है तो कोई विधेयक उस चीज के लिए वेट कर सकता है, लेकिन जब देश के लोकतंत्र का अपमान होगा, जब देश का अपमान किया जाएगा, वो भी कौन करेगा? जो व्यक्ति लगातार अभी तक 2004 से लेकर सांसद बना हुआ है, देश की जो सर्वोच्च पंचायत है उसमें आसीन है। तो यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें करता है, और आपने क्या पूरे वीडियोस देखे हैं? आपने ये देखा कि नहीं देखा कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? वो एक तरह से इंटरवेंशन की बात कर रहे थे, विदेशी ताकतों के द्वारा भारत में डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन की। और आप जानते हैं डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन पश्चिमी सभ्यताओं के द्वारा कैसे की जाती है। हमने देखा है कि सीरिया में कैसी हुई थी, हमने ये भी देखा है कि लीबिया में कैसे हुई थी, हमने
देखा है कि सर्बिया में कैसे हुई थी, बेलग्रेड की बॉम्बिंग कैसे हुई थी। तो क्या ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर पश्चिमी देश जो है मिलकर बमबारी करें और मोदी जी को हटा दें? तो यदि ऐसी बातें करते हैं राहुल गांधी जी तो उनका बायकॉट होना चाहिए, और हो रहा है। देश को तकलीफ हो रही है, हमको भी तकलीफ हो रही है। आप हिंदुस्तान में आकर कुछ भी कहें, आपने जो पद यात्रा की थी उसमें नरेंद्र मोदी जी और सबके विषय में बहुत कुछ कहा था, लेकिन क्या किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप कहते हैं कि हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, या तो इस बात को आप प्रूव गुलरेज साहब, जो यादव जी ने या मीणा साहब ने, सरकार साहब ने जो आरोप लगाए कि आपके लोग, चाहे प्रमोद महाजन से लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो बाहर कहा है कि लोग पैदा होने में शर्म करते थे, जब से हम आए हैं या मोदी जी आए हैं तब से लोग गर्व करने लगे। इस पे भी तो बता दीजिए, ये बाहर क्यों कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान में पैदा होने का गर्व करते हैं? मोदी जी ने जो कहा था वो भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत में कहा था। उन्होंने किसी विदेशी डायस्पोरा से बात नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी, हमारे किसी व्यक्ति ने जाके कभी नहीं कहा। यहां तक मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, 2013 में जब चीन ने कुछ हमारे एरियाज को ऑक्यूपाई करा था और जब भारत सरकार कुछ कार्रवाई की सोच रही थी, तो चीन के राजदूत भाजपा के ऑफिस में आए थे। ये बात पब्लिक फोरम में है, और राजनाथ सिंह जी उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरा वही स्टैंड है, मेरे दल का वही स्टैंड है जो भारत सरकार का स्टैंड है। तो जब भी कभी विदेश की बात होती है तो भारत में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम विदेशी शक्तियों को भारत में इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं। मोदी जी ने जो कहा था वो इंडियन डायस्पोरा जो वहां पर काम कर रही थी उनसे संवाद में कहा था, न कि विदेशियों के साथ की थी बात। जी चलिए, इसका उत्तर हम यादव जी से और मीणा जी से ले लेंगे, लेकिन इस पूरे जो अभी पांचों हमारे नेताओं के, प्रवक्ताओं के जो अपने अपने तर्क रहे हैं उसमें आपकी टिप्पणी चाहेंगे, और साथ में श्रीवास्तव जी ये जानना चाहेंगे कि क्या, चाहे मोदी जी ने कहा हो, चाहे राहुल जी ने कहा हो, चाहे प्रमोद महाजन ने कहा हो, क्या ये उचित है? देखिए त्रिपाठी जी, ये उचित है या नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है जी। ये बात अलग है कि विदेशों में जो बात बोली गई है, एक तरह से अगर ये माना जाए कि देश हित में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में जो वही बात बोली गई है जो विदेशों में बोली गई है जी। और कोई भी आज की डेट में जो भी बातें निकल के आती हैं वो पूरी दुनिया को पता लग जाती हैं। तो इसमें राहुल गांधी ने कोई नई बात वहाँ जाके नहीं कहा। अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सारी बातों को बराबर वो मोदी प्रधानमंत्री जी पर हमलावर रहे हैं, RSS पर बराबर ये करते रहे हैं, अडानी पर बात करते रहे। तो ये बात तो लगातार वहाँ से लेकर संसद तक करते रहे। अगर जब ये बातें पूरी संसद में चल रही तो इसका मतलब पूरी दुनिया देख रही है जी। बात वही करना है। रही बात ये कि मोदी जी ने विदेशों में क्या कहा, महाजन जी ने क्या कहा, एक्चुअली होता क्या है कि इन सारी चीज़ों को जिस तरह से देशद्रोह और इसके दायरे में लाने वाली बात करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जिस तरह का बयान आ रहा है नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम। हाँ, एक बात ज़रूर है कि राहुल गांधी एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक जो डिबेट में थे जी, और वो अपने यात्रा को साझा कर रहे थे, जो बोल रहे थे वो बता रहे थे जी। अब इसको लेकर के संसद में हंगामा है, संसद नहीं चलने दी जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा। तमाम आपने अभी बताया कि विधेयक भी लंबित हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत सारे देश के मुद्दे हैं जिसको संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये तो मामला ऐसा भी है कि संसद के अलावा भी इन पर बातें होती रहेंगी। मेरे ख्याल में आप देखे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर के काफ़ी चर्चा है, राहुल गांधी के बयान को लेकर के। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर कि कुछ अपनी राय व्यक्त करना कि उचित है या अनुचित है। अब हमारी राय में यह है कि अगर अनुचित है तो सबके लिए है जी, और ये बात अगर बाहर जाकर कोई भी दल करता है, कोई भी ऐसा बड़ा नेता करता है तो उचित भी है। तो दोनों के बीच की बात है। एक तरह से मेरा ये कहना है कि जहाँ तक देश की बात है, अगर कुछ ऐसा मामला आता है और विदेश में अपनी कोई बदनामी होती है तो देश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि सारे नेता यही काम करते हैं जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी शुरू से ही भाजपा और RSS को निशाने पर लेकर चल रहे हैं और वही बात वो वहाँ पर जाकर शेयर कर रहे थे जी। मीणा साहब, आ रहा हूँ आपके पास। यादव जी, एक बार फिर अभी गुलरेज साहब ने बड़ा जो आपने आरोप लगाया था कि मोदी जी ने जहाँ कहा तो उन्होंने कहा कि वो भारतीय थे उनके बीच में
उनके डायस पे उन्होंने बात कही, न कि विदेशियों से अपनी बात साझा करते हुए उन्होंने कहा। यादव जी। जी, एक वो देहात की कहावत है कि कान में गाली दे तो गाली नहीं होती है जी। ये तो कुछ इस तरह की बात करें कि हमने भारतीयों के जो विदेश, वो तो विदेश में बसे हुए भारतीय थे, पता नहीं कितने उसमें भारतीय नागरिकता वाले थे, कितनों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी, इसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। जो 1500 लोग को बता रहे हैं सियोल में, या जो चाइना में थे, उसमें कितने 100% NRI थे और कितने वहां की नागरिकता ले चुके थे, इसका तो कोई रिकॉर्ड गुरुदेव भाग बता नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज जो है, इस बहस को सबसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर गुरुदेव भाई संविधान में यकीन करते हैं और ये यकीन करते हैं कि कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तो गिरिराज सिंह इनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुकदमा कायम होना चाहिए, मुकदमा चलाया जाना चाहिए राहुल जी पर, तो आपको रोका किसने? आप मुकदमा कायम करिए, कम से कम एक इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, मैटर जाएगा जुडिशरी तक। और एक बात भाई, आप कह रहे हैं माफी मांगो, वो मना कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है माफी नहीं मांगेंगे, और आप उसको लगातार इशू बना रहे हो। आप ही का कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री की बात तो पूरी सरकार की बात मानी जाती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आप मुकदमा कायम करिए, कोर्ट तय करेगी कि ये मैटर देशद्रोह में आता है कि नहीं आता है। उन्होंने सही कहा था कि गलत कहा था, क्योंकि वो आप नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल बात राहुल गांधी ने नहीं बोली है। जो चीज बोली, अडानी के रेफरेंस को पार्लियामेंट के संबोधन में डिलीट कर दिया गया, वो डिलीट हो गया। लेकिन जब डिबेट चल रही थी तो पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया में उसके करोड़ों व्यूज हुए। उन सवालों का कोई जवाब प्रधानमंत्री जी की साइड से नहीं आया। इन सब चीजों को लेकर आपका जो सबसे बड़ा रेगुलेटर है सेबी, वो इस बात की आज तक जानकारी नहीं ले रहा है कि 80,000 करोड़ रुपया जो मॉरिशस बेस्ड, जो टैक्स हेवन कंट्रीज से जो पैसा आया है, उन कंपनियों का ऑफिस एक जगह पर है, एक जीएम है, लेकिन सेबी उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहा है। उसकी सारी ताकत सेबी और ईडी की और इनकम टैक्स की, वो ढूंढ ढूंढ के कौन सा अपोजिशन लीडर बचा है। तो हम लोगों ने तो तैयारी कर ली है कि अब सरकार से चुनाव जेल में रह के ही लड़ेंगे, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। एक अकारण व्यर्थ में जनता का ध्यान बटाने के लिए एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आर्थिक असफलता के जवाब पार्लियामेंट में न देने पड़े। जीडीपी की गिरावट, महंगाई ज्यादा, घाटा आपका टारगेट से ज्यादा लगातार होता जा रहा है। रसोई गैस के जो दाम एकदम से आपने बढ़ाए 50 रुपए, इन सब चीजों की चर्चा ना आने पाए, इसलिए ये वितंडा खड़ा किया जा रहा है और जनता इसको बड़ी आसानी से अब समझने भी लगी। चलिए गुलरेज साहब ध्यान से सुनिए, आप ही के पास आ रहा हूँ। मीणा साहब बोलिए साहब जी। सवाल वही है, देखिए वास्तविकता तो यही है कि संसद में ये प्रधानमंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं है जी। जो बिल पेंडिंग है उन पर डिस्कशन नहीं करना चाहते, एक तरफा निर्णय करना चाहते बहुमत के आधार पे, ताकि डिस्कशन नहीं हो। और जैसा भी कहा गया, आप पक्ष जीता ना पक्ष हारा। एक बात तो ये है। नंबर 2, मोदी जी दुर्भाग्य है कि न वो मीडिया से डिस्कशन करते हैं, न जनता से डिस्कशन करते हैं, वो केवल मन की बात करते हैं। देशवासी उनसे कहाँ बात करें, बेरोजगार उनसे कहाँ बात करें। उनकी हर मीटिंग में वही लोग सिलेक्टेड जो उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, जिनको उनके सरकारी अधिकारी वो करते हैं। इससे जिस प्रकार से देश चला रहे हैं, उस स्थिति में आज मेरी बात को आपके विदेश में सुन रहा होगा जी। इससे जो बात राहुल जी ने कही, ये अडानी का मामला है। अडानी ने इंटरनेशनली चीट किया है। वो किसका दोस्त है? देश का प्रधानमंत्री ने एक ही व्यक्ति के पांव छुए जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो अडानी के छुए। क्यों? इसलिए सेठों की सरकार है। हमारा देश जिस प्रकार से नियोजन चलाया था, जिस प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भावना थी, क्या उसके मुताबिक चल रहा है? यदि बहुमत के आधार पर क्रश किया जाएगा, देश को कमजोर किया जाएगा, अपने साथियों को आगे बढ़ाया जाएगा, तो हम कहाँ बोलेंगे जी? हम जहां भी हमें मंच मिलेगा वहां बोलेंगे।
यदि पार्लियामेंट में जो स्थिति, हम भी पार्लियामेंट में रहे, अटल जी भी पार्लियामेंट में रहे, अटल जी के बारे में देश की जनता ने कभी कोई बात नहीं कही। अटल जी में और मोदी जी में देख लीजिए, एक तो पूरब है, एक पश्चिम है। वो देश को मजबूत बना रहे थे, ये देश को कमजोर बना रहे हैं। वो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते थे, ये बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पूंजीपति का इतना ध्यान नहीं रखा है, पूंजीपति के गिरवे देश को रख रहे हैं। इससे जो स्थिति बन रही है देश की, वो स्थिति बहुत कमजोर हो रही है। और जितने ब्लास्ट फूटेगा अदानी की तरह देश को, जैसे राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा है, जहां भी कहा है, वो आदमी ने जो कहा वही हुआ है कि मुट्ठी भर दोस्तों की सरकार है, सामने आ गया। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिए जाते हैं, बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। जी। आपका उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जिस प्रकार जातवाद हावी है, जिस प्रकार से आज देश में को कमजोर करने की स्थितियां बढ़ रही है। इससे मेरा तो त्रिपाठी साहब अर्ज करना ये है कि इसको बुरा नहीं मान करके मोदी जी को सुधार लाना चाहिए। और मोदी के मंत्रियों को पद से हटने का डर जो है मोदी जी का, 2 आदमी देश चला रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ, न नेहरू जी के जमाने में हुआ, यहाँ तक कि देवगौड़ा जी के जमाने भी नहीं हुआ और अटल जी के जमाने में भी नहीं हुआ। इतने प्रधानमंत्री बन चुके, कभी भी सिंगल आदमी ने देश को क्रश करने की नहीं सोची है और प्रजातांत्रिक तरीके से देश चलाया है। मेरा अनुरोध है कि देश जानता है, विदेश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि गांधी जी के हत्यारे कौन थे। ये बात यदि किसी भी तरीके से आप कहोगे तो बात सामने आएगी। इससे मेरा तो आपसे अर्ज करना है कि ये जो चल रहा है, इस प्रकरण में बीजेपी अपने बहुमत का दुरुपयोग नहीं करे, प्रजातंत्र को जिंदा करे, क्योंकि जो बहुमत पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है देश को सही ढंग से चलाए। जो पार्टी बहुमत में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है तो विपक्ष को भी अपने साथ लेके चले। जी। और जिस प्रकार से डर करके आज पार्लियामेंट में भी पदों पे बैठे लोग जिस प्रकार से डरे हुए हैं टेररिस्ट से, वो बहुत अहम बात है। ये सोच करके हमारा देश आज बाबरी मस्जिद टूटी थी, आपको पता है विदेश में हमारी कितनी छवि खराब हुई थी। ये कहते हैं कि साहब वो तो विदेशी चिन्ह था। जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, क्या आप विदेश में एकमात्र भी हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्या मोदी जी के आने के बाद हमारा नेपाल सेकुलर स्टेट नहीं हुआ? इन्होंने उसको उल्टा किया है। तो देश को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए देश को मजबूत बनाने के लिए यदि आरएसएस मोदी जी की संस्था देश को मजबूत बनाना चाहती है तो उनको सबको सुनना चाहिए और अपनी कमियां दूर करना चाहिए। त्रिपाठी जी, बीड़ा साहब, गुलरेज साहब आ रहा हूँ, सरकार साहब, तकी साहब आपके पास आ रहा हूँ। गुलरेज साहब, बहुत अच्छी बात यादव जी ने कही। मीणा जी ने कहा कि भाई बहुमत के आधार पे आप दम्भोक्ति हो रही है आपको, बहुमत के आधार पे कुल मिला के लब्बे लुआब वही है। यादव जी ने कहा कि भाई कान में दी गई गाली नहीं होती, गांव में कहावत है। उनने कहा कि भाई कितने लोगों को मालूम था कि आप भारतीयों के मंच पे बोल रहे हैं या बाहर के? भाई उसमें भारतीय जो मंच था उसमें केवल भारतीय क्या आइडेंटिटी कार्ड देख करके उनको प्रवेश दिया गया था कि तुम भारतीय हो कि नहीं, भारतीय मूल के हैं भी कि नहीं, वो नागरिकता छोड़ चुके हैं नहीं छोड़ चुके, बहुत सारे सवाल उठाए हैं। गुलरेज साहब, देखिए आइडेंटिटी कार्ड देखकर ही प्रधानमंत्री का, हाँ आइडेंटिटी कार्ड देख के ही गए हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो भारतीय लोगों के साथ था भाई। सवाल ही नहीं जी, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, इससे वो कोई बात नहीं, विश्व के सामने जा रहा था, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आज आपका चैनल ही नहीं है, आपके चैनल को पता नहीं कौन कैप्चर करके और देश विदेश में कर रहा है। इसलिए आज जो गुलरेज साहब को उत्तर दे दीजिए। जी गुलरेज साहब। जी साहब, जी साहब। डेफिनेटली वहां पर भारतीय लोग थे, भारतीय नेशनल लोग थे, इंडियन नेशनल लोग थे, वो उन्हीं के साथ संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इन लोगों ने सारी बातें की लेकिन मूल मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या भारत में विदेशी शक्तियों द्वारा डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन होनी चाहिए? क्या भारत पर और दिल्ली पर और हमारी संसद के ऊपर बम्बार्डमेंट होना चाहिए? क्या ये लोग ये चाहते हैं और नहीं चाहते हैं? तो इन्होंने जो किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने राहुल गांधी जी
खड़गे साहब, इन सब की स्पीच बिल्कुल शोला स्पीच जिसको कहते हैं भाजपा के खिलाफ, पार्लियामेंट में सुनी कि नहीं सुनी? तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमारे माइक बंद हो जाते हैं, और यदि माइक बंद नहीं होते हैं तो फिर आपने झूठ बोला, और या तो फिर आप प्रूव करें इस चीज को कि आपके माइक बंद किए जाते हैं, वरना क्षमा मांगनी चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश से भी और संसद से भी मांगनी चाहिए। माइक तो बंद हो जाते हैं गुलरे साहब, माइक बंद हो जाते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। प्रूव कीजिए ना, अगर आप प्रूव नहीं कर वो तो सकते प्रूफ होगा, प्रूफ होगा उसमें, विधान लोकसभा के रिकॉर्ड में नहीं होगा तो प्रूफ होगा। आप संसद की पटल के ऊपर प्रूव करें। कुछ दिनों पहले ओम बिरला जी ने यही कहा था, देखो मैं आ रहा हूं सरकार साहब आपके पास, बात आ जाए गुलरेज जी की जी। क्योंकि जब जनता जो है देश की इनके सपोर्ट में नहीं खड़ी है, तो ये चाह रहे हैं किसी तरह से भी इंटरनेशनल वातावरण हिंदुस्तान के खिलाफ बना दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान की प्रगति की गति रुक जाए, वो कहीं ना कहीं इनको फिर कुछ मुद्दे मिले। ऐसा होना नहीं है, बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं फूटता है। लेकिन इनमें से किसी भी पैनलिस्ट ने जितने बैठे हैं मूल मुद्दों पे बात नहीं की। क्या राहुल गांधी द्वारा विदेशी शक्तियों के डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन की बात करना सही था कि गलत था? आप ये बताइए मुझे। जी चलिए हम उनसे पूछ लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप ही की सरकार है, आप ही अपने विधेयकों पे चर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं, ये गलत है कि नहीं है? सबसे गलत है कि विदेशी शक्तियों को इंटरवीन करवाने की बात करना। यदि राहुल गांधी एक माफी मांगेंगे तो इसकी गूंज जो है विदेशों तक भी जाएगी कि भारत एंटरटेन नहीं करता है इन चीजों को कि विदेशी शक्तियां भारत के आंतरिक लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें, जैसा उन्होंने लीबिया में किया या सीरिया में किया या फिर बेलग्रेड में किया। चलिए सरकार साहब जी आ रहा हूं तकी साहब आपके पास जी। क्या का फर्जी बात बोलते जाते हैं, समझ में नहीं आता है। इसको देशभक्ति का एक नमूना बताता है। इनको तो मेन जो संस्था है वो आरएसएस है, और उसको सब्सिडियरी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आरएसएस दफ्तर में 2002 26 जनवरी तक उसको पहले कभी भी तिरंगा नहीं फैलाया गया है। क्यों नहीं तिरंगा नहीं लगाया गया था? 55 साल तिरंगा नहीं लगाया गया था। 55 साल बाद में वहां पर बाबा नागरे, रमेश कलम्बे, प्रदीप चट्टानी, राष्ट्रप्रेमी जो युवा दल थे, वो लोग जोर जबरदस्ती राष्ट्रीय आरएसएस को दफ्तर में जाके पहले बार वहां पर जाके 26 जनवरी 2002 में तिरंगा फैलाया गया। उसको पहले बार उसको तिरंगा नहीं फैलाया था। ये महान राष्ट्रभक्त को मालूम होना चाहिए क्यों आप तिरंगा नहीं फैलाया था। अब जब जो तिरंगा को नहीं मानते वो राष्ट्रभक्त बनता है, कौन से राष्ट्रभक्त बनते हैं ये? चलिए अभी गुलरेज साहब की बातों का उत्तर दे दीजिए, ये अलग मुद्दा जा रहा है। बात बोलते हैं ये राष्ट्रभक्त के नाम पे ये देश को नोच के खा के देश को फरार होने वाले ये सब इंसान हैं। ये इंसान जो है ये कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों? 14 अगस्त 1947 में बोला गया था हम तिरंगा को नहीं मानेंगे। किसने बोला गया था? एक गोलेकर जैसे आदमी ने बोला गया था। हम नहीं बोल रहे थे। आप इतिहास को पढ़ना खोल के देख लीजिए। देखने से आप उस समय तो जो झंडा का प्रारूप बन रहा था तो ये पूछा गया था, तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी। गुरु गोवलकर जी के बारे में उनने अपनी राय दे दी, सबने राय दे दी, सर्व सम्मति से जो तय हुआ वो हुआ। तिरंगा को नहीं मानते हैं। जब उस समय आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय होम मिनिस्टर थे, जब आरएसएस को बैन किया गया था तब उसमें लिखित दिया गया था हम तिरंगा को मानेंगे, हम राष्ट्र प्रेम को मानेंगे। लेकिन ये कहाँ राष्ट्र प्रेम को माने हैं और कहाँ ये तिरंगा को माने हैं? और ये फर्जी आदमी देशभक्त के बाद में बोलेंगे तो इसको माना जाता है। बहुरूपी जो बात बोलेंगे ये देश को, ये नादिर शाह का खानदान का आदमी लोग है जो नादिर से हिंदुस्तान लूट के भाग गए थे। यही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन्हीं को खानदान का कोई उन्हीं को खानदान को कोई आप बोल रहे हैं कि ये लूट के खा जाएंगे। एक भी आरोप आप आर्थिक है नरेंद्र मोदी जी पे लगा दीजिए, बता दीजिए जो प्रूफ हुआ हो या लगा हो। अदानी 29,80,000 करोड़ रुपया बैंक से लूट के उसको पैसा दिया कि नहीं? बैंक में 2014 से लेके 2014 में 1,45,000 करोड़ रुपया अदानी लोन लिए थे, वो पैसा वापस हुआ कि नहीं है? और सबसे बड़ा बात है जी शिखर सम्मेलन में अदानी ने आपको अरुंधति भट्टाचार्य जी को लेके ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे। $1 बिलियन उस समय बोला था हम लोग अदानी को देंगे। हम अगर उसको तस्वीर चाहिए तो उसको तस्वीर, और उसमें पहुंचे थे अदानी भी है, अरुंधति भट्टाचार्य जी भी है, उस समय ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी है और मोदी जी भी है। उस तस्वीर अगर चाहिए उस समय का तस्वीर हम आपको चैनल में भेज देंगे। चलिए
अदानी को दिया कि नहीं है पैसा? चलिए किसने दिया? इसने पैसा दिए हैं। पूछ लेते हैं इसके आर्थिक। अलावा अतुल लिमिटेड को दिया था पैसा, किसको किसको सुविधा नहीं दिया? जिसको जिसको सुविधा दिया है हम बताते हैं। उस समय आपको बताते हैं, जब आरटीआई किया था सौरभ पांद्रे ने, उस समय बोला गया 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। आरबीआई का गवर्नर सौरभ पांद्रे, ये शक्तिपद दास ने बोला था। और उसमें 30 आदमी में 29 आदमी जो है गुजरात के हैं। उसमें लास्ट 2014 से लेके 18 का बीच में ज्योतिन पारेख 7,000 करोड़ रुपया लेके सेंट किट्स में जाके अपना सिटीजनशिप ले लिया, भी फरार हो गया। चलिए उत्तर तो ले लें सरकार साहब आरोप बहुत सारे आ गए हैं, उत्तर ले ले। तकी साहब मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है जी। जनता पार्टी जो है अभी भी विपक्ष के ही मूड में है जी। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो सत्ता पर से बैठी हुई और हमेशा सवाल करना चाहती, किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती जी। और सीट पे प्रधानमंत्री को बैठना, उनको जवाब देना है, वो बैठने को तैयार नहीं। कभी वो अरविंद केजरीवाल को बैठा देते हैं, कभी संजय सिंह को बैठा देते हैं, कभी मनीष सिसोदिया को बैठा देते हैं, कभी सत्येंद्र जैन को बैठाते हैं, कहते हैं जवाब इनसे पूछिए। अरे 10 साल से केंद्र में आप है, आपका शासन है, जनता आपसे पूछ जाती है, तो इस सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात पूछना चाहिए, अहम बात, की बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, पिछले 27 साल से लगातार गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 5 साल और मिल गए, 32 साल रहेगी। क्या 32 साल में गुजरात जापान बन गया है? क्या गुजरात का हर शहर जापान की शहर की तरह क्यूटो हो गया है? क्या वहाँ बुलेट ट्रेन चलने लगी है? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का हो गया है? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं हो रही की साहब, अभी तो बात हो रही है विदेशों में दिए गए बयानों को लेकर। मध्य प्रदेश में सरकार रही, वहाँ क्या हो गया? और बीजेपी की जहाँ राज्य में सरकार, वहाँ क्या हो गया? तो बीजेपी कभी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। वो चाहती देश हमेशा ऐसे मोड में रहो कि वो सवाल पूछे, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, और लोग जवाब दें। जी। हिडेनबर्ग पे सवाल पूछे, जवाब नहीं है। कोयला घोटाला हो रहा, बाहर से ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाके महंगा बेचा जा रहा है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अभी तेलंगाना में कुछ लोग पकड़े गए जो पैसा देके विधायक को खरीद रहे थे, उसके साथ पैसे के साथ, उसे बात करने को तैयार नहीं है। कुछ राज्यों में बीजेपी के लोग पकड़े गए 50 करोड़ के साथ, 5 करोड़ के साथ, वहां जवाब देने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी के पास जो इतने सारे इल्जाम लगे हैं, उसके जवाब कौन देगा? कोई बाहर से लोग जवाब देने के लिए। चलिए, बात आपने बहुत अच्छी कही है कि विपक्ष में, सत्ता पक्ष में होते हुए भी सदन में हंगामा कर रहे हैं। जी, सत्ता पहली बार ऐसा हुआ है आजाद भारत में कि कोई सत्ता पक्ष में हो हंगामा क्यों कर रहा है जी, और अवॉइड कर रहा है, सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अगर सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं तो बीजेपी रिजाइन कर दे, प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे जी। कहते हम नहीं दे पाएंगे जवाब। सब भाई किस लिए चुना जाता सरकार को? सवाल पूछने ही तो जाता है ना जी। चलिए, इस्तीफा दे देंगे तो किसको बनाएंगे आप? और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि आप हमसे सवाल न पूछिए, और हमेशा एक बात और बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि हमेशा ये कहते कांग्रेस में भी ये होता था, फला सरकार में ये भी होता था, इंदिरा गांधी भी ये करती थी। अरे यार, वो लोग गलत करते थे इसलिए तुमको चुना गया है जी। लेकिन सारा ही गलती ये कर रहे हैं, 19 तक इनकी सारी गलती रही, फिर 19 में इनको और ज्यादा बहुमत से जनता क्यों चुन रही है? कुछ न कुछ तो होगा। सीजीआई ने कुछ बयान दिए, उनको जरा देख लीजिए। सीजीआई क्या कह रहा है बीजेपी के बारे में। सीजीआई को कहना पड़ा कि देश कानून से चलेगा। सीजीआई को कहना पड़ा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मजिस्ट्रेट है वो अपना फैसला देने में या किसी को रिलीज करने में डरते हैं, वो अपने फैसले से नहीं दे पाते, उनको प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये सीजीआई को बयान क्यों देने पड़ रहे हैं जी? और चुनाव आयोग की जो नियुक्ति के लिए सीजीआई ने नियम बनाया, क्यों बनाया उन्होंने? क्यों उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी होना चाहिए? और मैं तो कहता हूँ ईडी के जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट है उसकी नियुक्ति के अंदर भी, और जितनी अहम संस्था उसके भी नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। चलिए तकी साहब संक्षेप में गुलरेज जी उत्तर दे दीजिए, समय कम है, संक्षेप में गुलरेज जी। देखिए, मैं तो व्यूअर्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने देखा ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मैंने जितने प्रश्न किए आज के मौजू पर किसी ने कोई बात नहीं की। इन्होंने सारी बातें वही की जो ये रोज करते हैं। ये दर्शाता है कि ये झूठ बोलने की मशीन है, और राहुल गांधी जो किए हैं उसका पश्चाताप तक नहीं हो रहा है इन लोगों को। और जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि खड़गे साहब ने कहा है कि हम विक्रम बेताल वाली बात की है। अच्छा, कि हम विक्रम गुलरेज जी, एक सवाल है कि ये देशद्रोह कहाँ से हो गया? इसमें देशद्रोह का मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं गिरिराज जी, देशद्रोह के मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं गिरिराज जी, आपके मंत्री। विचार हो रहा है जी, योगी जी मानसिकता है, नहीं मानसिकता, सब पे देशद्रोह लगा दिया। चलिए तकी साहब एक मिनट जी। यही कि देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए राहुल गांधी पर, तो कर दीजिए फिर।
तो उस पर विचार हो रहा है, हो सकता है कि आजकल में हम उस पर बैठे जी, उन्होंने कानून का मजाक बनाया तो हुआ उस है। पर भी हम चर्चा करें बैठकर। चलिए श्रीवास्तव जी, पूरे मुद्दे पे आपका नजरिया क्या रहा है पूरे इस विषय पे? त्रिपाठी जी, हमको तो पूरा ये लगता है कि सत्ता पक्ष जो ये हंगामा कर रहा है, बिल्कुल राहुल गांधी तो हमेशा उससे निशाने पर रहे हैं, पहले से भी रहे हैं और आज भी हैं। आने वाले दिन में अगर कहीं विदेश में जाके अगर कोई भी बात करते हैं, वो देश में करें या विदेश में करें, हमेशा निशाने पर ही रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक देशद्रोह का मामला है, अभी गुलरेज जी ने कहा कि उस पर हम विचार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर इस पर विचार करने की ज़रूरत क्या है? सरकार आपकी, व्यवस्था आपकी है, आप जब चाहें जब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं जी, प्रशासन आपके पास है, तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस दिन इस तरह की बातें, देखिए लोकतंत्र संविधान में बोलने की आज़ादी है, आदमी अपने ढंग से बोलता है। अब सिर्फ मसला ये फंस रहा है कि देश में बोलने में इनको कोई तकलीफ नहीं है। कैम्ब्रिज में गए तो वहाँ तकलीफ हो गई, उससे लगा कि विदेशी धरती पर बोल दिए। हमें तो ये लगता है कि जब देश में भी बोल रहे थे तो आपको उस समय भी तकलीफ होनी चाहिए थी, तभी ये मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें लगता है कि संसद का समय, जिस तरह से समय काटा जा रहा है, जो बची हुई बैठकें हैं उनको धीरे से जो है एक कोशिश हो रही है कि सारे मुद्दों पर बात न हो, और भी देश के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात न हो पाए। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमेशा संसद में हंगामा होता है जिसमें देश के जनता का पैसा लगता है, और उस पर सोचना चाहिए और इस तरह के हंगामे से बचने की कोशिश करनी चाहिए त्रिपाठी जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा साहब आपका, गुलरेज जी आपका, सरकार साहब आपका, यादव जी आपका, और तकी साहब आपका, और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो समंदर पार दिए राहुल के बयान पर देश में घमासान मचा हुआ है, जो इतनी आसानी से थमता नजर नहीं आ रहा। सियासी बयानबाजी जो भी हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है, जो कभी झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। भारत की अपनी पहचान है, धर्म और संस्कृति है, और शक्ति है और क्षमता है। तो क्या कोई एक सियासी दल की नीतियों से लोकतंत्र को भला कैसे खतरा हो सकता है? और यदि है तो राहुल गांधी के बयान के आखिर क्या मायने हैं? इन सवालों के जवाब मिल पाना शायद मुश्किल है। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।